आज देखने वाले हैं हम रजिया सुल्तान की कहानी को और पूरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा एक तरीके से डिस्क्राइब करेंगे और जो कि भारत की पहली कहीं नहीं हुई मुस्लिम शासिका भी बनी थी। पूरा वीडियो हिंदी में होगा, पूरी तरीके से हिंदी में फॉन्ट में ही होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रजिया सुल्तान की कहानी को और देखते हैं कि किस प्रकार से उस दौर में एक महिला मुस्लिम शासिका बनी, और वो भी मुस्लिम समाज में जो कि काफी ज्यादा रेडिकल माना जाता था उस टाइम पर भी। और उस रेडिकल सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक जनता के सहयोग से, किस प्रकार से जनता के सहयोग से, जहां उस दौर में सरकारें ज्यादातर जो सत्ताएं होती थी वो ज्यादातर तलवार के जोरों पर आती थी, और एक ऐसी मुस्लिम शासिका जो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा उसको गद्दी पर बैठाया गया और 4 साल का उसका शासनकाल रहा। चलिए पूरा डिस्क्राइब करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात हो रही थी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं बेसिकली: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 वंशों की दिल्ली सल्तनत में बात की जाती है। तो अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं गुलाम वंश, और गुलाम वंश हम इल्तुतमिश और कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी को देख चुके हैं। इनके बाद कहीं ना कहीं जो रजिया सुल्तान का कार्यकाल आता था उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं 1236 से 1240 तक रहा है। तो इस दौर के हम कार्यकाल देखेंगे रजिया सुल्तान का। तो हुआ क्या था कि इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में जो उसका पुत्र था नासरुद्दीन, तो उसकी कहीं ना कहीं मृत्यु हो गई थी, जो कि सबसे कहीं ना कहीं योग्य पुत्र माना जा रहा था। और कहीं ना कहीं और इल्तुतमिश ने कहीं ना कहीं उसको ही अपना उत्तराधिकारी माना था। लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, और कहीं ना कहीं इसका प्रमाण देने के लिए उसने सिक्कों पर उसका नाम भी अंकित करवाया था। लेकिन हुआ क्या, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो रुकनुद्दीन की मां साद तुर्कान ने पूरे के पूरे शासनकाल पर नियंत्रण कर लिया। और अमीर जो तुर्क थे, जो कि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम महिला को कहीं ना कहीं गद्दी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं रुकनुद्दीन को कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठाया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठाया और कहीं ना कहीं शासन पर अधिकार कर लिया। हालांकि इसका कोई लंबा ज्यादा कार्यकाल नहीं था, लगभग 5 से 6 महीने का इसका ज्यादा कार्यकाल रहा है। लेकिन इस कार्यकाल में ही कहीं ना कहीं शाह तुर्कान के कार्यकाल में ही चारों तरफ अशांति, विद्रोह भड़क गया और चारों तरफ लोगों पर अत्याचार भी बढ़ गया, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं था। और कंट्रोल कौन कर रही थी? शाह तुर्कान कर रही थी, जो कि और रुकनुद्दीन कहीं ना कहीं एक दासी पुत्र भी माने, तो शाह तुर्कान एक दासी थी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? चारों तरफ से विद्रोह भड़क गया। और इसका फायदा किसको मिला? जब रुकनुद्दीन कहीं ना कहीं विद्रोह को दबाने के लिए जैसे ही उसने राजधानी छोड़ी, रजिया सुल्तान को मौका मिल गया। और रजिया ने क्या किया? अपने लाल वस्त्र निकाले। लाल वस्त्र क्या होता था उस दौर में? अगर आप लाल वस्त्र पहन करके अगर आप बाहर जाते तो इसका मतलब ये होता है कि आप न्याय मांगने जा रहे हैं। तो रजिया ने लाल वस्त्र धारण किया और जनता के सामने उपस्थित होकर के शाह तुर्कान, जो कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं वहां का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नियंत्रण कौन कर रहा था? शाह तुर्कान कर रही थी। तो इसके विरुद्ध में कहीं ना कहीं जनता से मदद मांगी, और इसके साथ कुछ अमीर तुर्क भी कहीं ना कहीं जो तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य भी थे, कुछ लोग खिलाफ थे, कुछ लोग इसके रजिया के साथ में भी थे। तो इन लोगों ने क्या किया? रजिया की मदद की, और कहीं ना कहीं जनता के सहयोग से रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। और क्या इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फिरोज शाह को कैद कर लिया गया, शाह तुर्कान को कैद कर लिया गया, और आगे जाकर के फिरोज शाह की कहीं ना कहीं जेल में ही हत्या करवा दी गई, और रजिया कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठ गई और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला बनी, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान ही बनी। और रजिया सुल्तान ऐसी पहली मुस्लिम शासिका भी थी जिसने अपने कहीं ना कहीं विरोधी सरदारों पर क्या रखा? पूर्ण नियंत्रण रखा। क्योंकि 4 साल तक अगर आप शासन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ेगा। और रजिया सुल्तान के कहीं ना कहीं जो विरोध में भी थे, बहुत सारे जो तुर्क सरदार थे वो विरोध में भी थे, और इसको कहीं ना कहीं तुर्कान चहलगानी का भी विरोध का सामना करना पड़ा, पर उसने इन सब विरोधों को बड़े आसानी से दबा दिया। और अपनी कहीं ना कहीं जो अब वो सुल्तान बन गई थी, तो कहीं ना कहीं उसने अपना पूरा का पूरी तरीके से जो नकाब जो पहने जाते हैं और वस्त्र जो पहने जाते हैं वो पूरी तरीके से उसने एक राजा के वस्त्रों में आ गई, और कहीं ना कहीं चेहरा खुला करके सभा में आने लगी, और अपने विश्वास पात्र जो उसके लोग थे उन लोगों को उसने उच्च पदों पर भी बैठा दिया। इनमें प्रमुख कौन था? इनमें प्रमुख था जलालुद्दीन सॉरी इनमें प्रमुख था जलालुद्दीन याकूब था, जो अब जैसे अमीर याकूब उसने नियुक्त किया, जो कि घोड़ों की देखभाल, जो घोड़ों का अस्तबल होता था उसका प्रधान कहीं ना कहीं उसको
बनाया गया। और अब क्या होता था कि रजिया का एडमिशन काफी अच्छा चल रहा था, जो कि काफी बैंकक्रप्ट स्थिति आ गई थी, उसको भी उसने काफी अच्छे से हैंडल किया और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टेबल भी करके रखा हुआ था। लेकिन इसी दौर में क्या हुआ, रजिया के खिलाफ काफी ज्यादा षड्यंत्र भी होने लगे थे, बहुत जबरदस्त षड्यंत्र होने लगे थे। इनमें उसने कहीं ना कहीं पहला विद्रोह लाहौर के गवर्नर कबीर खान ने कर दिया। इसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाएगी अमीर तुर्क जो तुर्कानी चहरगानी के सदस्य थे उनके द्वारा एक तरकीब बनाएगी। इस तरकीब में क्या हुआ, जो तवर हिंद का जो गवर्नर था अल्तुनिया, जो कि आज पंजाब और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, तो इसको कहीं ना कहीं इसने विद्रोह कर दिया। तो उसको दबाने के लिए जैसे ही रजिया ने क्या किया, जैसे ही अपनी राजधानी छोड़ी, फिरोज ने राजधानी छोड़ी थी, तो कहीं ना कहीं रजिया ने कब्जा कर लिया था। फिर से कहीं ना कहीं रजिया के द्वारा जब राजधानी छोड़ी गई, तो जैसे ही उसने दिल्ली छोड़ी तो तुर्क अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी, क्योंकि वो उसका काफी विश्वास पात्र था। और कहीं ना कहीं तवर हिंद में रजिया को बंदी बना लिया, किसके द्वारा, अल्तुनिया को द्वारा। और कहीं ना कहीं इसलिए ये हुआ था कि आप विद्रोह करेंगे, अल्तुनिया का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, कहीं ना कहीं ये बातचीत हुई थी कि अल्तुनिया को कहीं ना कहीं नायब का पद दे दिया जाएगा। लेकिन कौन, अख्तियार एतगीन इसके पलट गया और उसने नायब का पद देने से किसको मना कर दिया, अल्तुनिया को मना कर दिया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इन अल्तुनिया में, सॉरी इसमें अल्तुनिया में और रजिया में हुआ, तो रजिया में सुलह हुई और कहीं ना कहीं इन दोनों ने विवाह कर लिया और वापस दिल्ली पाने के खूब प्रयास किए। लेकिन क्या हुआ, जब प्रयास कर ही रहे तो इसी दौरान कैथल में कहीं ना कहीं दोनों की हत्या बहराम शाह के द्वारा कर दी गई और एक नायब का पद हुआ था। क्या हुआ था, नायब बहराम शाह के द्वारा, क्या वो तुर्क सरदारों के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि बहराम शाह को क्या बनाना था, उनको राजा बनाना था। तो एक नया पद, नायब का पद क्रिएट किया गया और जिसके जो नायब का जो पहला पद लिया, तो वो इख्तियारुद्दीन एतगीन के द्वारा लिया गया। इस टाइम पे क्या हुआ, जब नायब का पद इसके द्वारा लिया गया, तो इन लोगों में काफी ज्यादा आपसी फूट भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि नायब के पद को क्या कर दिया, राजा का पद एक बस स्टाम्प पेपर बना दिया गया और सारे के सारे अधिकार किसको दे दिए गए थे, नायब को दे दिए गए थे। तो इस दौरान क्या हुआ, ये पहले रजिया की असफलताओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं। नायब की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। रजिया की असफलता, तो रजिया की असफलता का जो प्रमुख कारण था, वो कहीं ना कहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसकी असफलता का प्रमुख कारण जो स्त्री होना ही उसका मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे सहमत भी नहीं है। वो तुर्क अमीरों की कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षा को भी इसका कारण मानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यदि रजिया महिला ना होती तो उसका नाम कहीं ना कहीं महान सुल्तानों में लिखा जाता। अब रजिया के कुछ बाद में भी सुल्तान आए, जिनमें बहराम शाह आए, तो इसके अधिकारों में भारी कटौती करके क्या कर दिया गया, सारे पद नायब को दे दिए गए। अब मैं बात कर रहा था नायब की, तो नायब को सारे के सारे अधिकार दे दिए गए, राजा बस रह गया, नाम मात्र का रह गया। और इसी टाइम पे क्या हुआ, एतगीन की जो महत्वाकांक्षा थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। एतगीन की जो महत्वाकांक्षा थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसने क्या किया, कहीं ना कहीं एक नौबत करके जो चीज होती थी और जो हाथी होते थे वो कहीं ना कहीं राजा के दरबार के सामने ही रहते थे। लेकिन एतगीन ने क्या किया, उनको कहीं ना कहीं अपने नौबत और हाथी अपने दरबार के, अपने जो महल होता था उसके सामने रखना स्टार्ट कर दिया। इसको क्या बहराम शाह ने क्या समझा, अपने अधिकारों में भारी कटौती समझी और कहीं ना कहीं इसको अपनी बेइज्जती समझी और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तुर्क सरदारों के साथ मिलकर के इसने एतगीन की हत्या कर, क्योंकि एतगीन से काफी ज्यादा लोग खिलाफ भी थे। अब क्या हुआ, 1241 में मंगोल आक्रमण के समय पंजाब पर आक्रमण कर दिया। रक्षा के लिए जो सेना भेजी गई उनमें वजीर ने उनको और भड़का दिया और सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ी और 1241 में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और किसको हटा दिया, बहराम शाह को हटा दिया और किसको बैठा दिया, अलाउद्दीन मसूद शाह को बैठा दिया। यह भी बहराम शाह का कौन था, पौत्र था। बहुत छोटा था, 5-10 साल के आसपास का इसका होगा, ज्यादा बहुत छोटे छोटे थे और इसे नायब का पद गैर तुर्क सरदार के नेता मलिक कुतुबुद्दीन को मिला, क्योंकि इसने काफी ज्यादा इस पर काम किया था। इसके समय में सबसे ताकतवर जो पद हो गया था, नायब का पद हटकर के सबसे ताकतवर वजीर का पद हो गया था और जो कि अबू बकर के पास में था और ये भी कहीं ना कहीं गैर तुर्क था। और इसी टाइम पे क्या हुआ, 1245 में मंगोलों ने उच्च पर आक्रमण कर दिया और अमीर हाजिब बलबन ने कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे बलबन के द्वारा ये पूरा का पूरा मंगोलों को उसने अपने राज्य से खदेड़ दिया, उससे खदेड़ दिया। इससे बलबन को क्या मिला, काफी ज्यादा प्रतिष्ठा बलबन को मिली और उसकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। अमीर हाजिब के पद पर रहते हुए भी
उसने पूरा का पूरा शासनकाल जो है ये अबू बकर को अब उसने कंट्रोल करने की जगह सारा का सारी जो शक्तियां आ गई वो अमीर हाजिर के पास आ गई, और अधिकार उसने शासन का अधिकार, वास्तविक अधिकार इसके हाथों में चला गया, बलबन के हाथों में चला गया। इसी के बाद बलबन ने कहीं ना कहीं नासरुद्दीन और उसकी माँ के साथ मिलकर के मसूद शाह को हटाने का भी षड्यंत्र रच दिया, और 1246 में कहीं ना कहीं इसने इसमें अपनी सफलता भी प्राप्त कर ली। अब बात करते हैं नासरुद्दीन महमूद शाह की। तो ये भी कौन था? ये इल्तुतमिश का पौत्र था। ये कौन? नासरुद्दीन महमूद शाह। इसके सिंहासन पर बैठते ही क्या हुआ, अमीर जो सरदार थे सुल्तान के लिए जो चला आ रहा संघर्ष समाप्त हो गया। संघर्ष कैसे समाप्त हो गया सिंहासन का? क्योंकि नासरुद्दीन महमूद एक बिल्कुल ही धर्मपरायण टाइप का व्यक्ति था, बिल्कुल सीधा साधा सा व्यक्ति था, और कहीं ना कहीं बलबन ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 1249 में अपनी पुत्री का विवाह भी नासरुद्दीन के साथ कर दिया। इसका जीवन यापन देखें तो इसका वर्णन करते हुए इमामी कहते हैं कि यह तुर्क सरदारों की बस बोलने पर अपनी बात रखता था। अगर वो कुछ अगर वो कहते थे कि तुम्हें सीधे खड़े रहना है तो बिल्कुल सीधा ही खड़ा रहता था, हिलता तक नहीं था। और कुरान की जो आयतें होती थी उनकी नकल करता था, और जो टोपियां वगैरह चलता था और उनको बेच करके अपनी जीविका चलाता था। बेसिकली राजपाट से बिल्कुल तरीके से बेदखल था, सिर्फ नाम मात्र का भी वो सिर्फ एक नाम मात्र का राजा था, इस पर कोई भी नहीं था। सिर्फ कुरान की, आप समझ सकते हैं, कुरान की आयतें बेच करके ये अपना शासनकाल चला रहा था। सबसे गया भी था मान सकते हैं। इसीलिए इसने जो शासनकाल किया लगभग 20 साल 1240 से 1266 तक इसने अपना शासनकाल चलाया। इसी के समय नायब का पद फिर से शक्तिशाली होगा, जिस पर बलबन कहीं न कहीं विराजमान था, और 1245 से राजा बनने तक बलबन का जो ज्यादातर समय था वो विद्रोह को दबाने में बीता, क्योंकि काफी ज्यादा लोग कहीं न कहीं बलबन के खिलाफ भी थे। लगातार आलोचना कर रहे थे कि आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं कि राजा का पद है और आप अपनी पूरी सत्ता भोग रहे हैं। तो इस प्रकार के कई सारे विद्रोह होते रहते, क्योंकि हर कोई सत्ता का भूखा उस टाइम पर, हर कोई सत्ता का ही भूखा रहता है। अब कहते हैं कि 1266 में नासरुद्दीन अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं जहर देकर के मार दिया गया, क्योंकि काफी लंबे समय से चला आ रहा था, और नासरुद्दीन को कहीं ना कहीं बलबन के द्वारा जहर दे दिया गया और स्वयं बलबन बन गया, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था। पुत्रियां थी सारी सारी, पुत्र कोई नहीं था। इसीलिए नासरुद्दीन जो बलबन था, गयासुद्दीन बलबन, कहीं ना कहीं राजा बन गया। और बलबन की कहानी हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो आप लोगों को एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिससे और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करवाइए, और वीडियो को लाइक भी करवाइए। धन्यवाद। मिलते हैं बलबन की अगली कहानी में। चलिए, धन्यवाद।